हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी सेट के पेपर को, जो कि 27 अगस्त 2023 को कंडक्ट किया गया था एमपीपीएससी के द्वारा। और दोस्तों, ये जो पेपर है ऑलमोस्ट ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं पहले भी। जहाँ से ये पेपर आया था यहाँ पे सिर्फ 6-7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हाई लेवल के हैं, या फिर आप कह सकते हैं जिसका आंसर लगभग आप कह सकते हैं 90% लोगों ने नहीं दिया होगा। तो इसके लेवल की अगर मैं बात करूं तो इसका लेवल मीडियम था, बहुत ही ज़्यादा टफ भी नहीं था और बहुत ही ज़्यादा इजी भी नहीं था। और जब हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर को देखते हैं तो उसका लेवल भी या तो सेट के बराबर होता है या फिर सेट से कई बार नीचे भी होता है। तो अगर आप सेट का पेपर आपने दिया है और आप चाहते हैं कि आप एमपी का भी पेपर देना चाहते हैं, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये जो पेपर है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आपको एमपीपीएससी का जो पेपर पैटर्न है उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस एमपी के लिए स्पेशली हमने डिज़ाइन किया है, जो कि क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन पर अवेलेबल है और वहाँ पे काफ़ी डिस्काउंट के साथ वो आपको मिलेगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एनटीए नेट के कोर्स भी हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं और साथ ही साथ इसके इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट है उसको भी यहाँ पे डिस्कशन करने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सप्तांग की दृष्टि से कौटिल्य ने दुर्ग को कौन सा स्थान दिया है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत को जब हम पढ़ते हैं तो उसको क्रम में पढ़ते हैं। जैसे सबसे ऊपर स्वामी आता है, फिर अमात्य आता है, अमात्य के बाद क्या है, जगह की जरूरत पड़ती है यानी जनपद आता है, और चौथे नंबर पे हमारा आता है दुर्ग। चौथे नंबर पे क्या आता है, दुर्ग। पांचवें नंबर पे कोश, छठे नंबर पे दंड और सातवें नंबर पे आते हैं मित्र। ठीक है, तो ये आपको इसका आइडिया थोड़ा बहुत होना चाहिए सप्तांग सिद्धांत का। फतवाए जहांदारी के लेखक कौन है, और फतवाए जहांदारी ये नेट में भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखी गई किताब है। मैं ना राजनीतिज्ञ हूं ना राजनीतिक आंदोलन मचाने वाला हूं, मैं केवल आत्म तत्व की चिंता करता हूं। जब वो ठीक होगा तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, ये किसने कहा है। देखिए, आत्म तत्व की बात कौन करता है। आत्म तत्व को आइडिया भी कई बार कहा जाता है, आत्म तत्व को आत्मा या परमात्मा भी कहा जाता है। आत्म तत्व को राष्ट्रवाद का आधार बनाया था श्री अरविंदो घोष ने। ठीक है, तो सोल जो है, सोल को क्या है, राष्ट्रवाद का आधार किसने बनाया था, श्री अरविंदो घोष ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्री अरविंदो घोष। मोहम्मद इकबाल के जावेद नामा के अनुसार अहम के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, यानी व्यक्तियों के अंदर जो ईगो उत्पन्न होता है, ईगो जो जनरेट होता है, वो उसके कितनी अवस्थाएं बताई है। तो उसकी 7 अवस्थाएं बताई है, जिसे 7 सरमाया का नाम दिया गया है। 7 सरमाया कहते हैं ईगो के जो चरण होते हैं, ईगो के विकास के, अहम के विकास के। तो 7 सरमाया, 7 इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा यहाँ पे आपने मैनेज कर लेना है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक पेज यहाँ पे थोड़ा सा इसका उल्टा है, तो उसको थोड़ा सा आपने मैनेज कर लेना अपनी स्क्रीन पे। ओके, प्रश्न है, पंडिता रमाबाई ने किस पुस्तक में लिखा है कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता स्त्री प्रगति की नींव है। तो इनकी जो द हाई कास्ट हिंदू वुमेन है, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन के अंदर इन्होंने क्या है, इन्होंने आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और एजुकेशन को क्या है, स्त्री के विकास के लिए असेंशियल एलिमेंट्स माना है। अगला प्रश्न है, पहरेदार खजाने से बड़ा नहीं हो सकता, कोष की तुलना में कोषाध्यक्ष छोटा ही माना जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस संदर्भ में ये कहा।
दोस्तों जब इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, एकात्म मानववाद की बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय, तो उसमें वो क्या कहते हैं, वो कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, वो पहरेदार किसे कहते हैं, पहरेदार वो स्टेट को कहते हैं, जो स्टेट है, जो राज्य है, राज्य को वो पहरेदार कहते हैं। और जो कोष है, कोष उन्होंने जनता को माना है, जनता के वेलफेयर को माना है। तो उन्होंने कहा पहरेदार यानी राज्य, राज्य कभी भी जनता से बड़ा नहीं हो सकता, यानी पहरेदार कभी भी खजाने यानी जनता से बड़ा नहीं हो सकता। कोष की तुलना में कोषाध्यक्ष छोटा ही होगा, यानी व्यक्तियों की तुलना में व्यक्तियों का संरक्षक हमेशा छोटा ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये राज्यवाद को क्या है, चैलेंज कर रहे थे। जो स्टैटिज्म होता है, राज्य जहाँ पे व्यक्तियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, व्यक्तियों के ऊपर अपने कानून थोपने की कोशिश करते हैं, तो उसे यहाँ पे इन्होंने चैलेंज किया है कि कभी भी जो ट्रेजर है वो ट्रेजरी से बड़ा नहीं हो सकता है। अगला है, नव मानववाद की अवधारणा किसने विकसित की, तो न्यू ह्यूमनिज्म के साथ जुड़े हैं एम.एन. रॉय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, महात्मा गांधी ने अहिंसा के कितने प्रकार बताए हैं, तो महात्मा गांधी ने अहिंसा के 4 प्रकार बताए हैं, मन, कर्म, वचन और आदर्श। ठीक है, यानी मानसिक हिंसा नहीं होनी चाहिए, शारीरिक हिंसा नहीं होनी चाहिए, आपके जो वचनों से होती है, कर्मों से होती है, वो हिंसा नहीं होनी चाहिए। और एक अहिंसा की इन्होंने बात बोली है, वो है आदर्श अहिंसा। तो इन्होंने बेसिकली 4 प्रकार की अहिंसा की बात की है। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 59, तिलक ने स्वराज होम रूल आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ किया था, तो ये तो सभी को पता होगा। होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था 1916 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 60, विनायक दामोदर सावरकर का जन्म कब हुआ, तो बेसिकली 1883 आपने याद रखना है, 28 मई 1883। और ये डेट्स जो ऐसी होती है कि ये मैक्सिमम लोगों को याद नहीं होती है, तो आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं। अगर डेट्स आपको एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वर्ष आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो ये 1883 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी किताब डेविड ईस्टन द्वारा नहीं लिखी गई है, वो आपको बतानी है। द पॉलिटिकल सिस्टम, तो पॉलिटिकल सिस्टम के साथ डेविड ईस्टन जुड़े हुए हैं और इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम दिया है राजनीति विज्ञान या फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस 1965 ये भी इनकी बुक है। अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965 ये भी इनकी बुक है। एन इंट्रोडक्शन टू कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंस, तो ये साइंस भी नहीं है, ये जो बुक का नाम है ये थ्योरी है, एन इंट्रोडक्शन टू कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी, लेकिन यहाँ पे साइंस दिया है। तो ये तो पहली बात तो ये किताब ही नहीं है, और डेविड ईस्टन की तो ये है ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62, निर्वाचन की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसमें क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, जैसे कि राष्ट्रपति चुनाव में हम देखते हैं। लिस्ट सिस्टम भी होता है और ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम भी होता है, लेकिन कम्युलेटिव यानी एक सूत्रीय मत प्रणाली इसमें नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, तो अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 63, सॉरी ये एक पेज थोड़ा सा यहाँ टेढ़ा था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63, तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि व राजनीतिक व्यवहार की महत्वपूर्ण निरंतरताओं, समानताओं और असमानताओं से है, ये कथन किसका है। दोस्तों ये थोड़ा सा डाउटफुल है क्वेश्चन, इसको अगर आपको इसका एग्जैक्ट आंसर पता है तभी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन मुझे जितना लगता है इसका जीन ब्लॉन्डेल होगा, लेकिन फिर भी मैं क्लियर नहीं हूं। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और दूसरे फ्रेंड्स भी देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर किसी को इसका राइट आंसर पता है। क्वेश्चन नंबर 64, दबाव समूह की विशेषताओं में निम्नलिखित में से क्या असंगत है। पहले जो एक प्रेशर ग्रुप होता है, क्या वो औपचारिक संगठन होता है, सुनिश्चित स्वहित होते हैं उसके, निश्चित कार्यकाल होते हैं, स्वैच्छिक सदस्यता। दोस्तों जब हम आमंड की बात करते हैं तो आमंड ने दबाव समूह को
औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में बांटा है, दैट्स मीन ये औपचारिक हो सकते हैं। सुनिश्चित स्वहित यानी इनके स्पेसिफिक सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, किसी विशेष हित की पूर्ति के लिए दबाव समूह बनते हैं, बिल्कुल सही है। निश्चित कार्यकाल, दोस्तों किसी भी दबाव समूह का निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी का 5 साल का होता है, 5 साल बाद सरकार चेंज होगी। दबाव समूह का ऐसा कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। कई दबाव समूह ऐसे भी है जो भारत में 100 सालों से भी ऊपर जिन्हें टाइम हो गया है, ठीक है। ऐच्छिक सदस्यता होती है, आप चाहें तो आप उसकी सदस्यता लें, आप चाहें तो उसकी सदस्यता ना लें। तो ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 65, मॉन्टेस्क्यू द्वारा अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में सरकारों के वर्गीकरण के अंतर्गत 3 वर्गीकरण बताए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनके वर्गीकरण में शामिल नहीं है? और दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता रहा हूं ये वेरीफाइड है। इसके अगर आपको फॉर एग्जांपल एमपीपीएससी अगर गलत आंसर की दे देता है इनकी, तो आपको इनके मैं प्रूफ भी प्रोवाइड कर सकता हूं, क्योंकि मैंने प्रूफ इनके सारे ऑलमोस्ट डाउनलोड किए हैं। तो मॉन्टेस्क्यू ने बात की है, गणतंत्र की बात की है, रिपब्लिक मोनार्की की बात की है और ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात की है, लेकिन वर्गतंत्र की बात इन्होंने नहीं की है। तो इसमें पूछा है कौन सा शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी वर्गतंत्रीय इसका सही होगा। सामाजिक आंदोलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ये सेंट साइमन थे जिन्होंने सबसे पहले क्या है सामाजिक आंदोलन शब्द का प्रयोग किया था, सेंट साइमन, और उसके बाद कार्ल मार्क्स ने। लेकिन जब हम इसके प्रूफ की ओर जाते हैं, जब हम इसको रेफरेंस बुक के अंदर देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि इसका करेक्ट आंसर कार्ल मार्क्स है। तो इसमें दो में यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन बनती है, क्योंकि रेफरेंस बुक के अंदर जब हम देख रहे हैं इसको तो ये हमें कार्ल मार्क्स मिलता है। कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने 1848 के अंदर जो अपनी दास कैपिटल लिखी है, उसके अंदर इन्होंने क्या है सामाजिक आंदोलन का प्रयोग किया है। लेकिन सेंट साइमन भी कई जगह हमें मिलते हैं जहाँ पे इन्होंने ये बात की है। तो इसका जितना अगर मैं देखूँ 90% चांस यहाँ पे किसके बन रहे हैं, मार्क्स के, अकॉर्डिंग टू रेफरेंस बुक। क्वेश्चन नंबर 67, मैक्स वेबर के सत्ता के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? मैक्स वेबर आप सभी लोगों को पता होगा, इन्होंने ट्रेडिशनल अथॉरिटी, इन्होंने लीगल रैशनल की बात की है और इन्होंने क्रिज्मेटिक की बात की है। इन्होंने आर्थिक सत्ता की कहीं भी बात नहीं की है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का विचार किसने दिया? क्वेश्चन है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, और इसका करेक्ट आंसर है गैब्रियल आमंड। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी यानी लंबी छलांग नीति किस देश में अपनाई गई? लंबी छलांग जो नीति है वो माओ ने अपनाई थी 1950 के एंड में और 1960 के दशक के प्रारंभ में ये द ग्रेट लीप की पॉलिसी अपनाई गई थी। इसके द्वारा क्या लक्ष्य रखा गया था माओ द्वारा कि हमने क्या है 2 साल में ही इतना ज़्यादा विकास कर लेना है ताकि हम जल्दी से डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आ जाए। लेकिन ये विफल रही थी। कारण इसका ये रहा था 1962 का भारत चाइना जो युद्ध था, उसके कारण भी ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी लंबी छलांग में सफल नहीं हो पाए थे। किसके नेतृत्व में नक्सलवाड़ी आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो ये है चारू मजमदार और कानू सन्याल। मानव अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को उनके कालक्रम में आपने व्यवस्थित लगाना है कि कौन सा सम्मेलन कब हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है आपका महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए कन्वेंशन। ये हुआ है आपका 1979 में। 1979 में बाल अधिकारों से संबंधित जो कन्वेंशन हुई थी ये हुई है 1990 में, 1990। और नरसंहार की रोकथाम के लिए कन्वेंशन हुई है 1948। और ये जब मानवाधिकार आयोग बना था उसके आप कह सकते हैं कुछ टाइम बाद ही ये कन्वेंशन हुई थी। और नस्ल भेद को समाप्त करने के लिए कन्वेंशन हुई थी 1965 के अंदर। तो इसका जब हम सही क्रम देखते हैं तो इसका सही क्रम बनता है ऑप्शन बी, 3 4 1 2।
निम्नलिखित में से कौन से यथार्थवादी दृष्टिकोण का समर्थक नहीं है? इनमें से कौन रियलिस्ट थिंकर नहीं है? देखिए यहाँ पे आप देखते हैं, जॉर्ज कैनन रियलिस्ट है, हेनरी किसिंजर रियलिस्ट है, लेकिन जो आपका जॉर्ज श्वार्ज़बर्गर है वो मुझे लगता है कि रियलिस्ट नहीं है। और इसको एक बार आपने चेक कर लेना है, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं लगा। जॉर्ज श्वार्ज़बर्गर अगर ये रियलिस्ट थिंकर है तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। अगर ये रियलिस्ट नहीं है तो इसका ऑप्शन बी आएगा। तो इन दो में से आप पहले आप इनको सर्च कर लेना गूगल पर, तो आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से नव यथार्थवाद से संबंधित केनेथ वॉल्ट्ज की पुस्तक का नाम चुनिए। साइंटिफिक मैन वर्सी पावर पॉलिटिक्स? नो। देखिए, नव यथार्थवाद, न्यो रियलिज्म, बेसिकली 1980 के दशक में ये प्रभावी हुआ था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो ये किताब है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं, आपको एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन आपको ये पता है जो रियलिज्म का जो पीरियड है 1939 से लेकर 1979 तक माना जाता है, और 1979 के बाद उभर करके आता है नव यथार्थवाद या स्ट्रक्चरल रियलिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यूरोपियन यूनियन के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो इसके 28 सदस्य थे। ब्रिटेन के एग्जिट के बाद 27 मेंबर इसमें रह जाते हैं। याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने भाग लिया? और दोस्तों, याल्टा सम्मेलन के बारे में आपको पता होगा, इसे ट्राइलेटरल डायलॉग भी कहा जाता है, त्रिस्तरीय वार्ता भी कहा जाता है, क्योंकि 3 प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष याल्टा सम्मेलन में मिले थे। तो ये 3 जो महाशक्तियां थी उस दौरान की, 3 महाशक्तियां कौन सी थी? ये ब्रिटेन, अमेरिका एंड यूएसएसआर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76, एक सबके लिए और सब एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का नारा किसने दिया? दोस्तों, ये नारा हेंस जे मॉर्गेंथु ने दिया था, और आगे इसको बढ़ाया है आर्गेंस्की ने। अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे दिए यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले मॉर्गेंथाउ ने दिया था, लेकिन बाद में ऑर्गेंस्की ने भी दिया है। हालांकि दोनों थिंकर इसी नारे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले नंबर पे मॉर्गेंथाउ यहाँ पे आएंगे। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वो आपको बताना है जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बारे में गलत है। सम्मेलन का वर्ष 1944 बिल्कुल सही। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। ट्विन सिस्टर जिसे कहा जाता है, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इसे ब्रिटेन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। सम्मेलन जुलाई में, बिल्कुल सही बात है। ये 1 जुलाई 1944 को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ है। सम्मेलन का दिनांक 4 जुलाई बिल्कुल गलत है। भाग लेने वाले देशों की संख्या 44 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए, ये 1944 में हुआ है, ये 1 जुलाई को हुआ है, लेकिन दिनांक 4 जुलाई गलत है, क्योंकि 1 जुलाई को ये हुआ था। 44 कंट्री थी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज राइट, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 78, ये कुछ संधियां दी है, आपको ये मैच करनी है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, वेस्टफेलिया की संधि सभी को पता होगा, 1648 में, जहाँ पे प्रभुसत्ता का सिद्धांत अपनाया गया था पहली बार। री इंश्योरेंस जो ट्रीटी है ये 1883 में हुई। एंग्लो जापान मैत्री संधि 1902 में हुई और 1923 तक ये चली। वियना कांग्रेस, ये नेपोलियन के युद्धों के बाद, ये जो नेपोलियन बोनापार्ट थे उनके युद्धों के बाद फ्रांस की स्थिति के लिए ये हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। ऑप्शन सी इज राइट। एक बार मैच करके देख लेते हैं। ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 2 है और डी का 1 है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज राइट।
क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन से शस्त्र सामूहिक विनाशकारी की सूची में नहीं आते? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD। WMD के बारे में आई होप आपने पढ़ा होगा, WMD वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इसमें न्यूक्लियर वेपन भी आते हैं, जैसा आप देखते हैं हिरोशिमा और नागासाकी पर सबसे पहले WMD फेंका गया था जो कि नाभिकीय था, न्यूक्लियर वेपन था। रासायनिक शास्त्र इसमें आ जाते हैं, केमिकल वेपन और बायोलॉजिकल वेपन, लेकिन रेडियोधर्मी शस्त्र नहीं होते हैं WMD के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निवारण का मतलब होता है डेटरेंस। डेटरेंस जैसे परमाणु छाता कई बार कहा जाता है, एक प्रकार का डर बनाए रखना कि आप हमारे ऊपर अगर हमला करोगे तो हम परमाणु हमला कर देंगे और आपको तहस नहस कर देंगे। उसके डर से क्या है, दूसरा देश आपके ऊपर डर के मारे आक्रमण ही नहीं करता है। तो डेटरेंस के बारे में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। ये एक राजनीतिक रणनीति का भाग है, बिल्कुल सही बात। ये एक पॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजी है उसका भाग है। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का भाग कैसे है कि हम क्या है, राजनीतिक तौर पे दूसरे देश के ऊपर अपना डोमिनेंस स्थापित कर सकते हैं, दूसरे देश को उस अपने अनुसार उसको ढाल सकते हैं, उसके युद्ध करने की जो संभावना अपने देश पे थी उसको पॉलिटिकली हम क्या है चेंज कर सकते हैं। और ये एक सैन्य रणनीति का भी भाग होता है, ये मिलिट्री स्ट्रेटेजी का भी एक पार्ट होता है। दैट्स मीन बोथ A and B is right। क्वेश्चन नंबर 81, भारत की विदेश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसने दिए हैं? शांति का अनुसरण करना, किसी बड़ी शक्ति या गुट के साथ संलग्न करके नहीं अपितु विवादपूर्ण मामलों में स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाना। इतने से ही आपको समझ आ जाएगा। जब गुटनिरपेक्षता के बारे में जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे, जब उन्होंने नॉन अलाइनमेंट के बारे में बात कही थी, तो इससे पता लगता है अधीन जातियों को स्वतंत्र करना, व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखना, प्रजातंत्री भेदभाव को दूर करना एवं बीमारी तथा निरक्षरता को दूर करना जो कि संसार के अधिकतर भाग को प्रभावित करते हैं। ये कथन किसके हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू के, जब इन्होंने नॉन अलाइनमेंट के पक्ष में अपनी बात रखी थी। भारत में 26/11/2008 की आतंकी कार्यवाही मुंबई हमले करने के लिए कौन सा देश जिम्मेवार है? तो पाकिस्तान को जिम्मेवार माना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान से ये क्या है, समुद्री रास्ते से आतंकवादी भारत घुसे थे, तो पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेवार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, दक्षेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? दक्षेश की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका शिखर सम्मेलन में हुई, बिल्कुल सही है। दक्षेश का मुख्यालय भारत के बेंगलुरु में है, नो। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ पे है? ये नेपाल के काठमांडू में स्थित है, काठमांडू। दक्षेश का मुख्य लक्ष्य दक्षिण एशिया के लोगों का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करना है, ये बिल्कुल सही है। दैट्स मीन 1 और 2 सही है यहाँ, 1 और 3 सही है, 2 गलत है। दैट्स मीन 1 and 3 इज राइट। ऐतिहासिक शिमला समझौता जो कि 3 जुलाई 1972 को हुआ के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले, शिमला समझौते पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो एवं भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने हस्ताक्षर किए थे, इंदिरा गांधी ने, बिल्कुल सही है। दोनों देश आपसी वार्ता द्वारा अपनी समस्याओं को हल करेंगे, ये बात वहां पे स्वीकारी गई। स्थायी शांति कायम करने हेतु दोनों देशों की सेनाएं अपनी सीमा में लौट जाएगी, ये भी वहां पे क्या है, करार हुआ। दैट्स मीन ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों राइट है। क्वेश्चन नंबर 85, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, मैं पहले ही बता चुका हूं, IMF एंड वर्ल्ड बैंक दोनों क्या है, ट्विन सिस्टर इन्हें कहा जाता है, ब्रिटेन वुड ट्विन कहा जाता है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिले एवं सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति हो सके, बिल्कुल ये तो लक्ष्य है।
कोष के प्रबंधन के लिए एक प्रशासक मंडल है जो साधारण सभा का कार्य करता है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये जो 27 सितंबर 1945 को है, ये आईएमएफ की स्थापना दिवस नहीं है। जब ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जब कार्य प्रणाली इनकी शुरू हो गई थी, तो ये वो डेट है, बल्कि आईएमएफ की जो स्थापना हुई थी ये 1944 जुलाई 1 जुलाई 1944 को हुई है। तो ये आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। दैट्स मीन इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2 और 3 सही है, 1 यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नाटो की जो स्थापना हुई थी ये वाशिंगटन संधि के द्वारा हुई थी और ये अमेरिका ने नाटो की स्थापना की थी। अमेरिका इसमें अग्रणी सदस्य था, बिल्कुल सही है। यह सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही, दोनों सही है यहाँ पे। दैट्स मीन 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87, पंचशील समझौते ने किन 2 देशों के बीच संबंधों की नींव के रूप में कार्य किया? पंचशील सभी को पता है, ये अप्रैल 1954 में भारत और चीन के बीच साइन हुआ है, जिसमें 5 सिद्धांतों को अपनाया गया फॉरेन पॉलिसी के। भारत श्रीलंका समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत श्रीलंका समझौता 1987, राजीव जयवर्धने समझौता भी इसे कहा जाता है, बिल्कुल सही है। श्रीलंकाई गृह युद्ध को हल करने के लिए यह हस्ताक्षर हुआ था, क्योंकि श्रीलंका के अंदर क्या है, श्रीलंका के अंदर तमिलों की समस्या को लेकर गृह युद्ध चला हुआ था, तो उसको हल करने के लिए समझौता हुआ। समझौते के तहत श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की तैनाती की गई, तीनों सही है, तीनों यहाँ पे सही है। दैट्स मीन ऑप्शन 1 2 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा हुई। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। यह सदस्य देशों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है। अब देखिए, इसकी स्थापना क्या है, यूएनओ के चार्टर के द्वारा हुई और ये कानूनी विवादों पे काम करता है। कानूनी विवादों पे कौन करता है, आईसीजे, और आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नीदरलैंड में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में यहाँ बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से कौन सी पहल के परिणाम स्वरूप अपनाया गया? दोस्तों 1955 के अंदर एक बांडुंग सम्मेलन होता है, जिसमें एशिया और अफ्रीका के 25 देश मिलते हैं, और इसी बांडुंग सम्मेलन के चलते आगे चलकर क्या है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नेम जिसे नॉन अलाइनमेंट कहा जाता है, इसके लिए 1961 के अंदर बेलग्रेड सम्मेलन होता है। लेकिन आदर्श कहां से लिया गया, बांडुंग सम्मेलन 1955 से। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे रंगनाथ मिश्र, या रंगनाथ मिश्रा भी इन्हें कहा जाता है, जो पहले मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन थे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण करने का अधिकार है? दोस्तों जो जॉइंट सिटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है, वो संविधान के आर्टिकल 108 के तहत की जाती है, और भारतीय राष्ट्रपति को जो दोनों सदनों को भाषण देने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 86(1) के अंतर्गत दिया गया है। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324। गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा 24 दिन के अंदर पूरी की है। नगरीय क्षेत्र को की स्थानीय स्वायत्त शासन इकाइयों को किस तिथि एवं वर्ष में संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? दोस्तों जब हम पीआरआई की बात करते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो पीआरआई डे हम मनाते हैं 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया था। लेकिन जो आपका एमसी से रिलेटेड 74वां संवैधानिक संशोधन था, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये लागू हुआ है आई थिंक 6 जून, 6 जून नहीं, 1 जून 1993। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 जून 1993।
सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 96, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 इसमें से होते हैं राज्यसभा से। टोटल कितने होते हैं? 22। राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने आपातकाल की घोषणा कब की? दोस्तों, भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। पहला 1962 में भारत चाइना युद्ध के टाइम, दूसरा 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, और तीसरा 1975 में जो लगाया था। 1975 में इंदिरा गांधी ने जो नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। तो 3 बार अभी तक लग चुका है। तो आप बोलोगे 1971 में भी तो युद्ध हुआ था, उस दौरान नहीं लगी, उस दौरान यही विस्तृत किया गया था आगे। तो 3 बार अभी तक लगी है नेशनल इमरजेंसी। किसने कहा था जो संविधान से असंतुष्ट है उन्हें बस 2/3 बहुमत प्राप्त करना होगा? यदि वे वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संसद में 2/3 बहुमत भी नहीं पा सकते हैं तो ये समझा जाना चाहिए कि संविधान के प्रति असंतोष में जनता उनके साथ नहीं है। ये अमेंडमेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी उसकी डिबेट से रिलेटेड है। जब ये बात हो रही थी कि किस प्रकार से संविधान में संशोधन होना चाहिए, तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की कोटेशन है अमेंडमेंट से रिलेटेड कि 2/3 बहुमत से अमेंडमेंट होना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो आज तक सिर्फ एक बार भारतीय प्रस्तावना में अमेंडमेंट हुआ जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, अखंडता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, तो 42वां संवैधानिक संशोधन के तहत यह जोड़ा गया था। राज्यसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र की आवश्यकता कितनी होती है? कम से कम वो 30 साल का होना चाहिए और लोकसभा के लिए 25 साल। तो राज्यसभा के लिए कितना? 30 साल इसका सही उत्तर होगा। शहादा आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो ये भील समुदाय से जुड़ा हुआ है शहादा आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर होगा भील समुदाय। दलित विजन्स नामक पुस्तक के लेखक है गैल ऑमवेट। गैल ऑमवेट ने पुस्तक लिखी है दलित विजन्स। क्वेश्चन नंबर 103, असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, जिसे सेवा कहा गया है, सेवा की स्थापना किसने की है? ईला भट्ट ने की है, ईला भट्ट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं और मेरे जो 1 लाइनर है ऑलमोस्ट वहाँ पे आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। 5000 क्वेश्चन हैं, उनमें से अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के बीमारू राज्यों का हिस्सा नहीं है? बीमारू राज्य का मतलब क्या हुआ? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्यों का समूह है, इन्हें कहा जाता है बीमारू। तो केरल इसका हिस्सा नहीं है। राज्यों के संघीय पुनर्गठन के दूसरे चरण का प्रमुख केंद्रीय बिंदु क्या था? देखिए, राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था 1956 में पहली बार हुआ था राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पे। ठीक है, पहले चरण में 1956 में, जिसमें 14 राज्य बनाए गए थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। दूसरा चरण कब शुरू होता है? 1960 के आसपास शुरू होता है, जिसमें आप यहाँ पे देखते हैं ये हमारा इंडिया है। इंडिया के जो वेस्ट में हम देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट के अंदर देखते हैं, ये आपका गुजरात है। यहाँ पे गुजरात किससे अलग हुआ? मुंबई से अलग हुआ। उसके बाद थोड़ा ऊपर आप चले जाते हैं नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पे पंजाब और हरियाणा का विभाजन होता है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल का यहाँ पे पुनर्गठन किया जाता है। तो किससे रिलेटेड है सेकंड स्टेज? उत्तर पश्चिम भारत से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खाप पंचायत के संदर्भ में प्रमुखता से नहीं जाना जाता? सबसे ज्यादा खाप पंचायतें होती है राजस्थान और हरियाणा में। उसके बाद है उत्तर प्रदेश। हिमाचल में खाप पंचायत नहीं होती, यहाँ पे खुमली जैसी व्यवस्था है लेकिन उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो हिमाचल को खाप पंचायतों के लिए खासकर नहीं जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 102,
निम्नलिखित में से किसने सलाह दी है कि 2024 से लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए? तो ये नीति आयोग की सिफारिश थी जिसने साइमल्टेनियसली इलेक्शन की बात की थी, लोकसभा और राज्यसभा की राज्य की विधानसभाओं के एक साथ इलेक्शन होने चाहिए। नीति आयोग। भारत की राजनीति को संबोधित करने के लिए 3 भाषा सूत्र को लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की वकालत किसने की? देखिए, जब हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करते हैं, बेसिकली ये एजुकेशन में यूज़ किया जाता है, रजनी कोठारी ने बात की थी। लेकिन जब राज्यों की समस्याओं को, भाषा के आधार पर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसे कैसे हल किया जाए, उसके लिए सरकारिया आयोग ने क्या है, 3 भाषा सूत्र के आधार पर भाषा संबंधी राजनीति को शांत करने की बात की थी। किसने लिखा? स्वतंत्रता के बाद भारत में 2 राजनीतिक संस्कृतियां उभरी जो भारत के विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है। दोस्तों, यहाँ पे जब हम बात करते हैं पॉल आर ब्रास की, तो पॉल आर ब्रास ने एक किताब लिखी है, पॉलिटिकल कल्चर इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसके अंदर इन्होंने क्या है, इसके अंदर इन्होंने 2 प्रकार की संस्कृति की बात की है पॉल आर ब्रास ने। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किस आयोग की रिपोर्ट के बाद तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया? तो ये तो आई होप पता ही होगा आपको, जस्टिस BN श्री कृष्ण आयोग। श्री कृष्ण आयोग जो बना था, इसकी रिपोर्ट के बाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और 29वां राज्य हमारा बना था। संगठन के लिए पहला व्यवस्थित सिद्धांत माने जाने वाले वैज्ञानिक प्रबंधन यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था? ये दिया था FW टेलर ने, साइंटिफिक मैनेजमेंट। नौकरशाही के बारे में किसने कहा, इसका पद सोपान ज्ञान का सोपान है? ये कार्ल मार्क्स की कोटेशन है। इट्स हायरार्की इज अ हायरार्की ऑफ नॉलेज, ये कार्ल मार्क्स ने कहा है। निम्नलिखित प्रशासनिक सिद्धांतों में से किसकी मान्यता है कि प्रबंधन संबंधी समस्याओं के समाधान सामाजिक मनोविज्ञान में मिल सकते हैं? ये मानवीय संबंधात्मक सिद्धांत या ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के अंदर कहा गया। इसमें क्या कहा गया कि प्रबंधन की जो समस्याएं हैं उसका समाधान कहाँ मिल सकता है? सामाजिक मनोविज्ञान। और सामाजिक मनोविज्ञान की स्टडी किसने की है? मानवीय संबंधात्मक सिद्धांत यानी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ने। तो क्वेश्चन नंबर 114, हु डिफाइन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्शन ओरिएंटेड गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन? तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को गोल ओरिएंटेड एंड चेंज ओरिएंटेड किसने कहा था? एडवर्ड वीडनर ने। और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। Which theory of administration was subjected to inquiry by the US Commission on Industrial Relation for being incompatible with the trade unionism? दोस्तों, जो हावर्थन परीक्षण हुए थे, मानव संबंध जो सिद्धांत था, ह्यूमन परीक्षण, जो हावर्थन परीक्षण जो हुआ था उसे ट्रेड यूनियन ने क्या है, काउ सोशलिस्ट का नाम दिया था और बहुत कड़ी आलोचना की थी ट्रेड यूनियंस ने। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मानव संबंध सिद्धांत था, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी थी, जिसमें हावर्थन परीक्षण किए गए थे, उसकी जांच के लिए उसका जांच किया था, उसकी जांच की थी आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 116, इनमें से किसे संरचनात्मक रूप से विकसित प्रशासन के सर्वाधिक असंगत माना जाता है? अब यहाँ पे क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड स्ट्रक्चरली मोस्ट एडवर्स टू डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? तो देखिए, वेबर का नौकरशाही प्रादर्श ये अभी भी चल रहा है। आप देखते हैं इसको, टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध भी चल रहा है, हेनरी का शास्त्रीय प्रादर्श भी चल रहा है, लेकिन गुलिक का जो पोस्ट कॉर्ब है ये सिर्फ जो प्रशासन के कार्य होते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये क्या है, ये अभी के क्या है, जो वर्तमान डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बिल्कुल भी संगत ये नहीं बैठता है। नेतृत्व के लिए आकस्मिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क्वेश्चन डायरेक्ट है, फ्रेड फीडलर। फीडलर ने क्या है, सबसे पहले आकस्मिकता यानी कंटिंजेंसी थ्योरी दी है नेतृत्व की, फ्रेड फीडलर ने।
फॉलेट की दृष्टि में संगठन के भीतर संघर्ष का समाधान करने में स्वयं उनके सुझाए गए उपायों में सर्वश्रेष्ठ क्या है। तो संगठन में जो समाधान है उसके लिए इन्होंने 3 प्रकार की बात की है। इन्होंने प्रभुत्व की बात की है, समझौते की बात की है, इन्होंने एकीकरण की बात की है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे बेटर इन्होंने किसे माना है, एकीकरण को, इंटीग्रेशन। एकीकरण का मतलब होता है जैसे ये कर्मचारी ए है और ये कर्मचारी बी है, इन दोनों के बीच डिस्प्यूट होता है, तो जब आप समझौता कराते हैं तो इसको क्या है, कुछ छोड़ना पड़ेगा। जैसे ये यहाँ पे 100 रुपये ये मांग रहा था और 100 रुपये ही ये मांग रहा था और दोनों के बीच डिस्प्यूट होता है, तो यहाँ पे क्या समझौता होता है, ये बोलता है चल कोई नहीं 80 रुपये में बात चल जाती है, ठीक है, और इसको 120 मिल जाएंगे। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, ना तो एक का यहाँ पे घाटा होता है, ना दूसरों का घाटा होता है, दोनों क्या है, मिलके क्या है, अपने समझौते को सुलझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार उदासीनता का क्षेत्र अभिव्यक्त होता है। तो ये जोन ऑफ इंडिफरेंस का मतलब होता है, जैसे उन्होंने ये बताया है, ये यहाँ पे सुपरवाइजर है और ये यहाँ पे वर्कर है। ये जो इच्छा है यहाँ पे, ये वर्कर की इच्छा है और ये वाली इच्छा किसकी है, ये वाली इच्छा है सुपरवाइजर की, इस वृत्त की। लेकिन यहाँ पे ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, जहाँ पे इन दोनों की इच्छाएं एक जैसी हो जाती है, जहाँ पे इन दोनों की इच्छाएं एक जैसी हो जाती है उसे कहा गया है जॉन ऑफ इंडिफरेंस। यानी जो सुपरवाइजर आदेश दे रहा है उसका वर्कर अपने आप ही पालन करता है, उसे ये अच्छा लगता है क्योंकि ये इन दोनों की सहमति के कारण यहाँ पे बना है। तो अब देख लेते हैं इसको। ओके, चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार उदासीनता का क्षेत्र अधीनस्थों द्वारा आदेश अस्वीकार कर देने से नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है जो इसके बीच फॉल करता है, जहां पे दोनों के विचार आ रहे हैं, तो ये तो नहीं है। अधीनस्थों द्वारा आदेश मानने या ना मानने की अनिश्चितता, ना मानने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अधीनस्थों के द्वारा शंका व्यक्त करने के बाद, शंका भी इसमें व्यक्त नहीं की जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जॉन ऑफ इंडिफरेंस का मतलब हुआ कंप्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ कमांड बाय सबऑर्डिनेट विदाउट डाउट। किसी भी शंका से पूरी जो आदेश दिए जाते हैं उसका पालन करना। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा पोस्ट कॉर्प की 7 अवधारणाओं में से किसी का सही विस्तार नहीं है। देखिए, पोस्ट कॉर्प का मतलब क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो कोऑर्डिनेटिंग यहाँ पे कहीं भी नहीं आ रहा है। कोऑर्डिनेटिंग की जगह पे क्या दिया है, यहाँ पे कॉपरेशन दिया है, दैट्स मीन ये सी यहाँ पे इसका पार्ट नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ गवर्नेंस। तो ये नीति आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई गवर्नेंस की जो परिभाषा दी है उसमें 4 प्रकार की गवर्नेंस की बात की है, जिसमें आ जाता है आपका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी जैसे ये गवर्नमेंट है, सेंटर की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के साथ क्या है, ई गवर्नेंस, ठीक है। दूसरा है गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी सरकार का नागरिकों के साथ संवाद और उसके साथ ई गवर्नेंस। गवर्नमेंट टू बिजनेस भी है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय भी है, लेकिन गवर्नमेंट टू मार्केट इसमें नहीं है, गवर्नमेंट टू मार्केट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, G2M, G2M, गवर्नमेंट टू मार्केट, ये हमारा पार्ट नहीं है ई गवर्नेंस का। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के अंदर आता है। तो ये वाटर एंड सैनिटेशन के अंदर आता है, जल शक्ति मंत्रालय के अंदर आता है स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण। माँ गृधा कस्विद्यनम किस संस्थान का आदर्श वाक्य यानी मोटो है। तो ये है भारत के लोकपाल का, भारत का जो लोकपाल है, इंडिया का लोकपाल है, उसका मोटो है ये। क्वेश्चन नंबर 124, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पूर्णतः वित्त पोषित है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष द्वारा। क्वेश्चन नंबर 125, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन संविधान की किस सूची में है। तो आर्थिक नियोजन, सामाजिक नियोजन स्टेट भी करते हैं, पंचायती राज के अंदर भी आर्थिक नियोजन आता है और सेंटर भी करते हैं, दैट्स मीन ये किस में आता है, समवर्ती यानी कंक्रीट लिस्ट में।
सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण हेतु गठित संसदीय लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसका निर्माण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, हर साल इसका निर्माण होता है। इसके सदस्यों में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। समिति का मुख्य कार्य नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना होता है। ये भी बिल्कुल सही है। इसके कुल सदस्यों की संख्या 30 है। नो, पहले ही तो बता दिया है, 15 और 7 22। इसके सभापति की नियुक्ति वित्त मंत्री द्वारा होती है? नहीं, जितनी भी हमारी समितियां हैं अधिकतर की नियुक्ति लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा का स्पीकर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 4 और 5 गलत है और 1 2 3 सही है। दैट्स मीन ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 127, राज्यसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में बजट प्रस्तुत करते समय? नो, जो बजट होता है, बजट के लिए सबसे पहले प्रावधान ये किया गया है कि पहले जो बजट होता है लोकसभा में पेश होता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा में। तो पहला तो नहीं है, लोकसभा में बजट पारित होने के बाद। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज राइट। मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा के संबंध में असत्य कथन है, वो आपको बताना है। ग्राम सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बिल्कुल संवैधानिक प्रावधान है। हिमाचल में 5 साल है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी, हर जगह 5 साल रहेगा क्योंकि संवैधानिक प्रावधान है। गांव की मतदाता सूची में संविष्ट नागरिक ही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ग्राम सभा के सदस्य वही होंगे जो वोटर्स होते हैं। अगला, ग्राम सरपंच द्वारा ग्राम सभा की बैठकों का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है? नो, पूरे इंडिया में जो बैठकें होती है उसका रिकॉर्ड सचिव द्वारा, जिसे सेक्रेटरी कहा जाता है, सेक्रेटरी द्वारा किया जाता है, ना कि सरपंच द्वारा। तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। तो यहाँ पे असत्य पूछा है तो सी असत्य है। अगला देख लेते हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं उप सरपंच ग्राम सभा के पदेन सरपंच व उप सरपंच होते हैं। तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से नीति मूल्यांकन की श्रेणी नहीं है। जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन की जाती है या फिर पॉलिसी इवेल्युएट की जाती है, बाजार प्रभाव मूल्यांकन किया जाता है। यानी आपने जो पॉलिसी लाई उससे बाजार पे क्या प्रभाव पड़ा। प्रशासनिक मूल्यांकन देखा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इवेल्यूशन देखा जाता है कि प्रशासन पे उसका क्या प्रभाव पड़ा, राजनीति पे उसका क्या प्रभाव पड़ा, लेकिन जुडिशियल इवेल्यूशन की बात इसमें नहीं होती है। ऑप्शन सी इज राइट। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत प्रत्येक राज्य को राज्य सूचना आयोग का गठन करना होगा? तो यह है धारा 15। क्वेश्चन नंबर 131, किसने अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में वर्गीकृत किया? तो टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी बुक लिखी है इसिया बर्लिन ने, आइजिया बर्लिन भी ने कहा जाता है। तो टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी जब आपको पता लग गया तो सकारात्मक नकारात्मक, आइजिया बर्लिन। निम्नलिखित में से किसके लिए स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है? तो डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन। डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन। तो डी टॉकविले यहाँ पे नहीं है लेकिन लॉर्ड एक्टन है, तो लॉर्ड एक्टन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर डी टॉकविले होता तो वो भी राइट आंसर यहाँ पे होना था। एक न्यायपूर्ण समाज की आधारभूत संस्थाओं और संरचनाओं के निर्धारण हेतु अभिज्ञता का पर्दा के दार्शनिक विचार को किसने प्रतिपादित किया? वेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का पर्दा सभी को पता है, जॉन रॉल्स। निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का प्रस्तावक नहीं है? अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत को बकवास किसने कहा है? बेंथम ने। तो बेंथम ने कभी भी प्राकृतिक अधिकार की बात नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक शक्ति को शासितों की तर्क संगत सहमति और शक्ति धारकों का शासनाधीनों के प्रति दायित्व के रूप में दिखते हैं? तो देखिए, रॉबर्ट फिल्मर। रॉबर्ट फिल्मर क्या है? शासक को पिता की तरह देखते हैं कि पिता का वही दायित्व होता है बच्चों के प्रति कि उनका अच्छा भला और बुरा वो सोच पाए। ठीक है, रॉबर्ट फिल्मर ये कहते हैं पिता के बारे में। वैसे ही राज्य के बारे में भी बोलते हैं, जो शासनाध्यक्ष होते हैं वो भी अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह
रखें। तो इसकी आलोचना किसने की थी? जॉन लॉक ने, टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है फिल्मर ने। क्वेश्चन नंबर 136, उदारवाद निम्नलिखित में से किसको लेकर प्रतिबद्ध नहीं है? तो उदारवाद यानी टॉलरेशन के ऊपर आप देखते हैं, टॉलरेशन के ऊपर आपको जॉन लॉक ने टॉलरेशन के ऊपर 3-4 लेटर लिखे हैं और जॉन लॉक को फादर माना जाता है किसका? उदारवाद का। तो सहिष्णुता तो होगा, स्वतंत्रता तो बेसिक अजम्पशन है इसकी, सामाजिक समूह या सामूहिक निकाय, और लास्ट में है सहमति, कंसेंट। तो ये तीनों हैं, लेकिन सामाजिक समूह या जो सामूहिक निकाय होते हैं ये लिबरलिज्म का नहीं बल्कि ये समुदायवाद, जिसे कम्युनिटेरियनिज्म कहा जाता है, कम्युनिटेरियनिज्म का ये बेसिक अजम्पशन है। पहले वाला तीनों, ये बाकी जो तीनों है ये किसकी है? ये है लिबरलिज्म की। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा प्रतिबद्ध नहीं है, तो ऑप्शन ए इज राइट। मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास का प्रथम युग निम्नलिखित में से किस पर आधारित था? तो सबसे पहले क्या होता था? आदिम साम्यवाद, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, कार्ल मार्क्स के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 138, पारिस्थितिकीवाद के विषय में, इकोलॉजिज्म के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह प्रकृति को मूल्यवान आर्थिक संसाधन मानता है। यह तर्क देता है कि मानव जीवन में भौतिक विकास और समृद्धि के लिए असीमित संभावनाएं हैं। यह मानवीय स्वार्थपरकता तथा भौतिकवादी प्रवृत्तियों को मान्य करता है। यह भावी पीढ़ियों के प्रति नैतिक दायित्वों का प्रश्न उठाता है। तो दोस्तों इकोलॉजिज्म जब हम देखते हैं तो इकोलॉजिज्म ये क्वेश्चन उठाता है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन बताता है कि आज जो हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भावी पीढ़ियों के लिए ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये प्रकृति को मूल्यवान आर्थिक संसाधन भी मानता है। ये दोनों यहाँ पे सही बैठ रहे हैं, लेकिन जो भावी पीढ़ियों के लिए नैतिक दायित्व की प्रश्न उठाता है उसे कहा जाता है बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसे क्या कहा जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन इकोलॉजिज्म क्या है? ये जो इकोलॉजी होती है उसे क्या है? मूल्यवान आर्थिक संसाधन मानता है। क्वेश्चन नंबर 139, बहुसंस्कृतिवाद की आधारभूत मांग क्या है? बहुसंस्कृतिवाद क्या है? विभेदकारी नागरिकता की बात करता है, डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप की बात करता है। डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप का मतलब होता है कि जैसे हिंदू को जो राइट है उसकी संस्कृति के हिसाब से मिलने चाहिए, मुस्लिम को उसकी संस्कृति के हिसाब से, ईसाई को उसकी संस्कृति के हिसाब से, ट्राइबल को उसकी संस्कृति के हिसाब से। यानी बहुसंस्कृतिवाद क्या है? अलग अलग संस्कृतियों के लिए डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 140, समाजवाद एक आंदोलन भी है और एक विचार भी है, ये किसने कहा? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। इसमें जब हम रेफरेंस बुक में देखते हैं तो वहाँ पे हमें CEM जोड़ भी मिलते हैं और GDH कॉल भी मिलते हैं, तो दोनों के बीच यहाँ पे डाउट है। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्लेटो के हैं? राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, बिल्कुल सही। मैं राज्य हूं, ये प्लेटो का कथन नहीं है, ये किसका है? लुई 14वें का। लुई 14वें का, तो ये तो नहीं है प्लेटो से जुड़ा हुआ। अगला, राज्य व्यक्ति के पूर्व का संगठन है, तो ये तो अरस्तु कहते थे कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, तो ये भी नहीं है प्लेटो का। राज्य जीवन के लिए उत्पन्न हुआ एवं अच्छे जीवन और गतिशील जीवन के लिए आवश्यक है। दैट्स मीन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन 4 सही होना चाहिए। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4, ऑप्शन सी इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरस्तु का नहीं है? अरस्तु का नहीं है। राज्य एक प्राकृतिक तथा ऑर्गेनिक यौगिक है, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने स्टेट को नेचुरल और ऑर्गेनिक कंपाउंड माना है। यह संविधान सर्वोत्तम और दीर्घकालीन, वह संविधान सर्वोत्तम है जो दीर्घकालीन होता है, तो बिल्कुल सही बात है। क्रांतियां हो रही थी, संविधान बदले जा रहे थे बार बार, तो उन्होंने बोला जो संविधान लंबे समय तक चल सके, जिसे इन्होंने मध्य मार्ग कहा, वो संविधान सबसे बढ़िया है। ये भी इनकी सही बात है।
लोकतंत्र सरकार का आदर्श प्रकार है। कुछ व्यक्ति शासन के लिए पैदा होते हैं और कुछ शासित होने के लिए। ये दास के संबंध में इनका कथन है, लेकिन लोकतंत्र को सरकार का आदर्श प्रकार इन्होंने नहीं बताया। लोकतंत्र को तो ये भीड़ तंत्र बोलते थे, इन्होंने डेमोक्रेसी को नहीं, इन्होंने पॉलिटी को आदर्श माना है, पॉलिटी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि ये गलत है अरस्तु के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 143, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपने मिलाना है। हॉब्स ने किताब लिखी है लेवियाथन। लॉक ने लिखी है टू ट्रिटाइज ऑन गवर्नमेंट। रूसो ने लिखी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और मैकियावेली ने डिस्कोर्सेज ऑन द लिवी। तो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक असमानता एवं परंपरागत असमानता यानी नेचुरल इनइक्वालिटी एंड कन्वेंशनल इनइक्वालिटी के ऊपर अपनी बात की है? तो यह है रूसो ने प्राकृतिक असमानता और परंपरागत असमानता के बीच भेद किया है। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से किसका प्रतिपादन जेएस मिल ने नहीं किया? नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है। महिलाओं को समान अधिकार दिया जाना चाहिए, इसकी भी ये वकालत करते हैं। व्यक्तिवाद की भी ये वकालत करते हैं, लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा इन्होंने नहीं दी है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा इसका, ये इन्होंने प्रतिपादित नहीं किया है। मार्क्स के अनुसार साम्यवाद की सबसे अच्छी व्यवस्था कौन सी होती है? तो मार्क्स कहते हैं साम्यवाद की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था क्या होती है? वर्गहीन व राज्य विहीन समाज। तो सबसे पहले देखिए, सर्वहारा वर्ग का अधिनायक जहां पे आ जाता है उसे इन्होंने क्या कहा है? सर्वश्रेष्ठ समाजवाद। सर्वश्रेष्ठ समाजवाद कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ समाजवाद कार्ल मार्क्स के अनुसार वो है जहां पे सर्वहारा वर्ग का अधिनायक हो। लेकिन यहाँ पे समाजवाद की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे साम्यवाद की बात हो रही है। तो साम्यवाद की सबसे अच्छी व्यवस्था तब स्थापित होगी जब सारे वर्ग खत्म हो जाएंगे, राज्य खत्म हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हीगल के राजनीतिक विचारों का प्रतिनिधित्व करता है? तो हीगल कहते हैं स्टेट क्या है? पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर की अवतारणा है। तो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माओ जेडोंग के संबंध में नहीं है? यहां पे पूछा है कि कौन सा माओ जेडोंग के संबंध में सही नहीं है, वो आपको बताना है जो माओ जेडोंग के साथ सही नहीं है। एक देश दो सिस्टम, लॉन्ग मार्च, ये पहले ही हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। 1950 के दशक के अंत में ये लॉन्ग मार्च ये इन्होंने क्या है, क्रांति के लिए शुरू किया था लॉन्ग मार्च। जब चाइना के अंदर क्रांति लानी थी तो माओ ने ये 1920 के दशक में शुरू किया था। छोटी लाल किताब, छोटी लाल किताब एक ऐसी किताब थी जिसमें माओ के आदर्शों को क्या है, माओवाद को क्या है, माओ के आदर्शों को चाइना में फैलाने की कोशिश की जा रही थी। और सांस्कृतिक क्रांति क्या है? कल्चरल रेवोल्यूशन, यानी साम्यवाद के कल्चर को पूरे चाइना में फैला देना। लेकिन एक देश दो सिस्टम की बात ये नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन एक सही है, यह माओ से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक एंटोनियो ग्राम्शी है? एंटोनियो ग्राम्शी ने किताब लिखी है प्रिजन नोटबुक्स। क्वेश्चन नंबर 150, हॉब्स के लिए संप्रभुता है। तो हॉब्स लेवियाथन की बात करते हैं। हॉब्स ऐसे राक्षस की बात करते हैं जो निरंकुश है, जिसके ऊपर किसका कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, प्राकृतिक कानूनों का कंट्रोल रहता है और ईश्वर का कंट्रोल रहता है। बाकी किसी भी इंसान के वो कंट्रोल में नहीं है। दैट्स मीन नागरिक कानून के अधीन नहीं, जनता की इच्छा के अधीन नहीं। जनता की इच्छा के अधीन किसका संप्रभु है? लॉक का। इच्छा के अधीन किसका है? सामान्य इच्छा के अधीन। जनता की इच्छा क्या है? सामान्य इच्छा इसे कहा जाता है। यह है रूसो का। राजा एवं संसद में विभाजित, ऐसा तो नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है यह है, जो संप्रभु होता है वो कानून से ऊपर
एवं केवल प्राकृतिक कानून में ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। तो ये था इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर। आई होप आपके लिए ये यूजफुल रहेगा, और अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं। आप एमपी पीसीएस के लिए या फिर एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोर्स लेना चाहते हैं, सेट के लिए कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।